सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को जीन पियाजे का पूरा सिद्धांत बताया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही अच्छे से, उसके चारों के चारों अवस्थाओं के बारे में डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएंगी पिछले क्लासेस की, तो अच्छे से देख लीजिए। चलिए देखते हैं बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है। ठीक है, तो हम सभी को आमतौर पर पता है कि हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जहां से हम तर्क कर पाते हैं, चीजों को समझ करके किसी समस्या का समाधान कर पाते हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी बुद्धि कहलाती है। ये तो हम आमतौर पर आम भाषा में जानते हैं। अब चलिए यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की क्या परिभाषा दी है, बुद्धि का क्या प्रत्यय है, इसके बारे में हम मनोविज्ञान में पढ़ने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम 1895 में हर्बर्ट स्पेंसर ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1895 में, 1895 में हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। बुद्धि क्या है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहे हैं। इस मतभेद का अंत करने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अनेक अवसरों पर एक मत हो चुके हैं। सन 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई। सन 1923 में विश्व में मनोवैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय परिषद इंटरनेशनल कांग्रेस हुई। और जैसा कि रॉस ने लिखा है कि वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृतियां, कल्पना, भाषा, अवधान, गामक योग्यता और संवेदना सम्मिलित है अथवा नहीं। संक्षेप में बुद्धि का एक अर्थ ही स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन है, जिसे अंग्रेजी में हम कंस्ट्रक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसलिए बुद्धि जो केवल अर्थ मात्र है तथा इसकी कोई भौतिक सत्ता नहीं है। भौतिक सत्ता न होने के कारण इसके आयाम, डायमेंशन भी भौतिक नहीं है, अपितु ये केवल इनके कुछ गुण मात्र हैं। बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में अधिक करते हैं तथा सीखने, समझने एवं अच्छी स्मरण शक्ति आदि गुणों के लिए हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की है। सबसे पहले बोरिंग ने बुद्धि की परिभाषा दी है। देखिए क्या दी है यहाँ पर, देखिए एक औपचारिक परिभाषा दी कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही क्या है, बुद्धि है। बोरिंग के बाद अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को विभिन्न ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। सबसे पहले यहाँ पर हम वेस्लर की परिभाषा देखेंगे। वेस्लर ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है, तो अभिप्रयुक्त करने, तर्कयुक्त चिंतन करने तथा पर्यावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की शक्ति ही क्या है, व्यक्ति की शक्ति, संपूर्ण अथवा सार्वभौम क्षमता ही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दोस्तों, वुडवर्थ की परिभाषा, टर्मन की परिभाषा, रॉस की परिभाषा, ये सब परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यानी कि जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, हम उनके बारे में भी अगर सोचने समझने की क्षमता रखते हैं तो वही क्या है, बुद्धि है। ये टर्मन ने कहा। ठीक है, तो टर्मन अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर टर्मन के अनुसार इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ठीक है, इसके बाद देखिए रॉस ने क्या कहा, नवीन परिभाषा से चेतन अनुकूलन ही क्या है, बुद्धि है। इसके बाद देखिए थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। यानी कि जो अनुभव हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, उन अनुभवों से जो लाभ उठाने की योग्यता है हमारी, वही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, इसके बाद देखिए बुद्धि का स्वरूप, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन हम निम्न आधार पर करेंगे। सीखने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ लर्निंग। तो डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। भारतीय मनीषियों एवं विद्वानों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख साधन और साध्य माना है। अतः जो व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर लेता है उसे समाज उच्च स्थान देता है। इसके प्रमुख प्रतिपादक वुडवर्थ, थॉर्नडाइक और बकिंघम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सीखने की योग्यता है बुद्धि का स्वरूप। बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ लर्निंग। अगर हमारे पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी तो हम कोई भी काम करना सीख नहीं पाएंगे। जैसे कि अभी इस समय आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपना उसका कोई खुद का कोई प्रोफेशन है, चाहे वो सिलाई करे, चाहे वो कढ़ाई करे, चाहे वो व्यक्ति कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है व्यक्ति, तो उसके अंदर क्या है, वो हुनर है, वो गुण है, और उसको करने के लिए उसके पास एबिलिटी है, योग्यता है, बुद्धि है, तभी वो कर पा रहा है।
अगर किसी काम को सीखने के लिए हमारे पास बुद्धि ही नहीं होगी तो हम उसको सीख कैसे पाएंगे। तो यहाँ पर बुद्धि ही क्या है, सीखने की योग्यता है, यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद देखिए समस्या समाधान की योग्यता है। तो देखिए बुद्धि वह शक्ति है, ये किसने कहा, रायबर्न ने कहा। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति इन समस्याओं पर जितनी जल्दी विजय प्राप्त कर लेता है या उससे छुटकारा प्राप्त कर लेता है, वही सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। अतः समस्या समाधान में प्रयोग की गई योग्यता ही बुद्धि है। इसके बाद है अमूर्त चिंतन की योग्यता। एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार से चिंतन प्रक्रिया को अपनाता है। पहला है मूर्त रूप से चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा है अमूर्त रूप से चिंतन करके। अमूर्त रूप से तात्पर्य जो हमारे साथ नहीं है, उनकी कल्पना और स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। अतः अमूर्त चिंतन में जो व्यक्ति सफल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। क्योंकि हम अगर कोई चीज टीचर पढ़ा रहे हैं या अमेरिका या किसी देश के बारे में बता रहे हैं तो क्या उस देश को तो आपके सामने नहीं ला सकते हैं। या अभी तो चलिए स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं तो आप टीवी में या फिर स्मार्ट टीवी में देख करके आप सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन अभी भी जरूरी नहीं कि हर एक स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो गई है। तो बच्चों को टीचर सोचने को ही कहते हैं, अमूर्त चिंतन करने को ही कहते हैं। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता यानी कि जो वस्तुएं हमारे समक्ष नहीं है क्लासरूम में, अगर उनके बारे में भी हम सोच रहे हैं तो यही होता है अमूर्त चिंतन की योग्यता। इसके बाद है पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता, एबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल एडाप्टेबिलिटी। देखिए विलियम स्टर्न के अनुसार जीवन की परिस्थितियों और नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही बुद्धि है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में विकास करता है। विकास के समय सफलताएं व असफलताएं दोनों ही आती हैं। जो व्यक्ति दोनों में समाजीकरण एवं सामंजस्य करते हुए विकास करता है उसे बुद्धिमान माना जाता है। वह जल्दी ही पर्यावरण को अपने अनुकूल कर लेता है। बुद्धि के स्वरूप की परिवर्तनशीलता व विस्तार ने विषय के बारे में विद्वानों को एकमत नहीं होने दिया। अतः आज हमें बुद्धि के स्वरूप को निर्धारित करते समय सृजनात्मकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा तत्व है जिसके अंतर्गत सभी पूर्व मत, सीखना, सामंजस्य, अमूर्त चिंतन व समस्या समाधान आते हैं। इसके अलावा इसका क्षेत्र विस्तृत है। यह किसी भी व्यक्ति की किसी एक योग्यता का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि संपूर्ण मानसिक योग्यता का, चाहे ये जन्मजात हो या अर्जित, निर्धारण करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है जिसका प्रकटीकरण सृजनात्मकता के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए बुद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो देखिए बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बर्ट जेनसन आदि ने अपने अनुसंधान के आधार पर बताया कि व्यक्ति की बुद्धि वंशानुगत होती है। जिस प्रकार लंबाई वंशानुगत होती है उसी प्रकार बुद्धि भी क्या होती है, वंशानुगत। यानी कि अगर बुद्धिमान माता पिता हैं तो उनकी संतान भी क्या होगी, बुद्धिमान होगी। यहाँ पर आनुवांशिकता से जोड़ करके बताया गया है। ठीक है, बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। तो यही पर्यावरण से तात्पर्य शैक्षिक व सामाजिक पर्यावरण से है। मनोवैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बुद्धि के विकास के लिए सामाजिक पर्यावरण भी जरूरी है। जिस पर्यावरण में बालक रहता है वह कुछ समय बाद उसी के अनुरूप कार्य करता है, अर्थात बुद्धि का विकास भी उसी के अनुरूप होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो बुद्धि है वो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी हमारी बुद्धि को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर कोई बच्चा जन्म लेते इसको अगर हम जंगल में छोड़ आएंगे तो वो बच्चा क्या होगा, वो जंगली की तरह ही व्यवहार करेगा। ना तो उसको भाषा पता होगी, ना तो उसको क्या बड़ों का सम्मान करना है या कैसे बातचीत करना है या कैसे उठना बैठना, कैसे खाना, कैसे सोना, उसको कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो बच्चा उसी प्रकार के जंगली इन्वायरमेंट में ही जी रहा है। और वहीं जो बच्चा समाज में जी रहा है, जो चार लोग के बीच में जी रहा है, उसको सारे तौर तरीके पता होंगे, उसको उसकी बुद्धि बहुत ही अच्छे से विकसित होगी। तो इस तरीके से जो पर्यावरण, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारा परिवार, हमारा पास पड़ोस, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है बुद्धि के विकास के लिए। इसके बाद देखिए यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव। यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों के विपरीत भारतीय योग मनोवैज्ञानिकों ने दावा किया है कि योग क्रियाओं द्वारा मनुष्य की जन्मजात बुद्धि में 30 से 40% तक वृद्धि की जा सकती है। और यह बात अब पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है, योग में इतना दम है। ठीक है, इसके बाद देखिए
बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये तो भी आप लोगों ने देखा ही है। तो अधिगम के अनुभव द्वारा यानी कि सीखने के अनुभव द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को व्यक्ति बुद्धि के अनुसार ही अनुभव करता है। अतः मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगर हमारे अंदर कोई चीज हम सीख रहे हैं तभी सीख पा रहे हैं जब बुद्धि भगवान ने हमको दी है। फिर है बुद्धि पर्यावरण से समायोजन की योग्यता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान के आधार पर सिद्ध किया है कि जिसकी जितनी अधिक बुद्धि होती है उसकी समायोजन की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। अर्थात जितनी अधिक बुद्धि उतना अधिक समायोजन एवं जितनी कम बुद्धि उतना कम समायोजन। इसके बाद देखिए उदाहरण के लिए साधारणतः देखा गया है कि जिनका बुद्धिलब्धि स्तर उच्च होता है ऐसे व्यक्ति किसी भी स्थिति में समायोजन कर लेते हैं, लेकिन जिनका स्तर निम्न होता है वह नई परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं कर पाते हैं तथा समायोजन में उन्हें परेशानी होती है। इसके बाद है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका अमूर्त चिंतन है, अर्थात जिसका कोई आकार ना हो उसके बारे में चिंतन करना। ऐसा चिंतन विशेषता कलाकार व कवि लोग करते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि कवि लोग किसी भी चीज की तुलना ऐसी वस्तु से कर देते हैं जो वास्तविकता में संभव नहीं है, जैसे नयन कमल के समान। अर्थात नयन कमल के जैसे तो हो सकते हैं लेकिन कमल नयन के जैसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए बुद्धि अमूर्त चिंतन की हम कितना दूर तक कितना, जैसे एक कहावत है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि जहां पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच सकती वहां भी कवि पहुंच सकता है। कवि इतना सोचता है या इतना अमूर्त चिंतन की उसके अंदर योग्यता होती है। ठीक है, तो ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है। खासकर कलाकार लोग, कवि लोग, ये सब अपने अंदर इम्प्रोवाइज करते रहते हैं सोच करके। फिर है बुद्धि पूर्व अनुभवों से ज्ञान एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। व्यक्ति के जो भी पूर्व अनुभव होते हैं कुछ लोग तो इसे भूल जाते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग नई परिस्थितियों में भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मनोवैज्ञानिकों ने पूर्व अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को बुद्धि की संज्ञा दी है। उदाहरण के लिए गेसु नाम की 30 वर्षीय शादीशुदा महिला जो कला में स्नातक थी, शादी के बाद घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गई, लेकिन 2-3 साल बाद चूंकि उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी इसलिए वह अपने घर में ही आर्ट कक्षाओं का संचालन करने लगी तथा अपनी पेंटिंग बनाकर उसकी प्रदर्शनी लगाने लगी। इससे बुद्धि द्वारा उसकी आय बढ़ने लगी। यह पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की ही क्या है, योग्यता है। यानी कि जो हमारे अंदर योग्यता थी उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग करके हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी हमें फायदा हो रहा है और वो काम करने में भी हमें मजा आ रहा है। यानी कि जो चीज हमने सीखी थी वो क्या हो रहा है, हमारे पूर्व अनुभवों से हम क्या कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं और पैसे भी बना रहे हैं। इसके बाद है बुद्धि व ज्ञान में अंतर होता है। कुछ लोग बुद्धि व ज्ञान को एक ही प्रत्यय मानते हैं परंतु दोनों में अंतर होता है। बुद्धि जन्मजात होती है जबकि ज्ञान अर्जित होता है। अर्थात बुद्धि जन्म से ही प्राप्त होती है परंतु ज्ञान का विकास धीरे धीरे होता है तथा ज्ञान बढ़ने से बुद्धि में भी वृद्धि होती है, लेकिन ज्ञान विस्मरण होने से बुद्धि में कोई विकार नहीं होता है। इसके बाद देखिए बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि द्वारा व्यक्ति कठिन से कठिन समस्याओं को सरल बना देता है तथा उसके सामने कोई समस्या भी आए तो वह उसका तुरंत समाधान कर देता है या उसका समाधान करने के सरल तरीके ढूंढता है। इस प्रकार बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। इसके बाद है बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। प्रिंटर ने कहा है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। उन्होंने बुद्धि का विकास 16 वर्ष तक व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का विकास 20 वर्ष तक माना है। ठीक है, अब देखिए बुद्धि के प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सामाजिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं। एग्जाम में पूछता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसे सामान्य मानसिक क्षमता से जिसके संबंध में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफी अच्छा होता है तथा इनकी समाज में काफी प्रतिष्ठा होती है। इनमें सामाजिक कुशलता अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता, अच्छा आचरण करने की क्षमता एवं समाज के अन्य लोगों से मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता अधिक होती है। ऐसी बुद्धि व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिक सफलता की प्राप्ति में सहायक होती है। ठीक है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार सामाजिक बुद्धि बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे अमूर्त बुद्धि। ठीक है, सामाजिक बुद्धि के बारे में आपने देख लिया। अगर हम सामाजिक बुद्धि के एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे अच्छे नेता हैं। आप देखिए नेता जो होते हैं उनकी सामाजिक बुद्धि बहुत ज्यादा, सोशल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि समाज के लोगों के साथ ही
उनको समाज के जो समस्याएं हैं उनको हल करना होता है, तो समाज के लोगों से इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है अच्छे से, तो सामाजिक बुद्धि उनमें बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिए अमूर्त बुद्धि के बारे में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अमूर्त बुद्धि का जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है वह ज्ञानार्जन करने में विशेष रुचि लेता है। इस तरीके की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों में अधिक होती है। ऐसे लोग प्रायः अपने अपने विचारों, कल्पनाओं एवं मानसिक प्रतिभाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, चित्रकार, गणितज्ञ एवं कहानीकार बनते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए मूर्त बुद्धि। इसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उसके बारे में सोचता तथा अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन कर उपयोगी बनाता है। इसे हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, मूर्त बुद्धि को। जिन बालकों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है उनमें हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है, वे आगे चलकर सफल इंजीनियर, कुशल कारीगर आदि बनते हैं। ठीक है। तो ये मूर्त बुद्धि के लोग बनते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वाले। अब यहाँ पर हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत, थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, और ये बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है। तो बुद्धि का सबसे पहले एक कारक सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक बौद्धिक क्षमता सम्मिलित होती है तथा यह शक्ति व्यक्ति की सभी क्रियाओं में विद्यमान होती है। व्यक्ति इसका उपयोग जिस तरह किसी एक दिशा में करता है ठीक उसी प्रकार दूसरी दिशा में भी करेगा। इससे तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति में बुद्धि का भंडार है तो वह उसको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकता है, और ये बिल्कुल सही है। आप सभी लोगों को पता है कि अगर व्यक्ति के अंदर योग्यता है तो वो जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है किसी ना किसी फील्ड में। ठीक है। और प्रत्येक क्षेत्र में एक जैसी ही सफलता अर्जित कर सकता है। परंतु जब जीवन की वास्तविक स्थितियों की बात की जाती है तो इस सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित धारणा ठीक साबित नहीं होती है। हम पाते हैं कि विज्ञान विषय में निपुण अभ्यर्थी समाज शास्त्र में योग्य नहीं बन पाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि में एक अकेला तत्व नहीं है बल्कि अन्य तत्व भी होते हैं, अतः एक कारक सिद्धांत मान्य नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि अगर व्यक्ति के अंदर कुछ भी योग्यता है तो वो अपने जीवन यापन तो कर ही सकता है, रोजगार तो अपना कर ही लेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज कह करके इसको नकार दिया गया एक कारक सिद्धांत को कि अगर कोई व्यक्ति विज्ञान विषय का अच्छा ज्ञाता है तो वो जरूरी नहीं कि समाज शास्त्र में भी योग्य हो। तो यहाँ पर विषय विशेषज्ञ की बात की जा रही है। तो जिस विषय में हम अच्छे हैं, जरूरी नहीं कि अगर हमारा साइंस अच्छा है तो हम मैथ में भी अच्छे होंगे, इंग्लिश में भी अच्छे होंगे, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। अब द्विकारक सिद्धांत पे आते हैं। टू फैक्टर थ्योरी क्या है? तो इस सिद्धांत का समर्थक कौन थे? स्पीयरमैन। एग्जाम में पूछता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पीयरमैन ने दिया है। इन्होंने सन 1904 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अपने अध्ययनों के आधार पर इन्होंने सन 1927 में बुद्धि के दो तत्वों या कारकों का उल्लेख किया था। इन तत्वों में एक को सामान्य तत्व यानी कि जनरल फैक्टर या जी फैक्टर का नाम दिया तथा दूसरे को विशिष्ट तत्व या स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर की संज्ञा दी गई। इसी के आधार पर इस सिद्धांत का नाम द्विकारक सिद्धांत पड़ा। अब देखिए बहुकारक सिद्धांत क्या है? मल्टी फैक्टर थ्योरी और एनार्चिक थ्योरी। देखिए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सन 1926 में बुद्धि से संबंधित स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत को खंडित करते हुए बहुतत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। और एग्जाम में पूछता है कि बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बताया कि बुद्धि की रचना दो तत्वों से नहीं अपितु अनेक तत्वों से होती है। प्रत्येक तत्व या कारक एक विशिष्ट मानसिक क्षमता स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे से स्वतंत्र होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य बुद्धि की जैसी कोई चीज नहीं होती है बल्कि इसमें बहुत सी क्रियाएं होती हैं। थॉर्नडाइक ने सामान्य तत्व के अतिरिक्त कुछ मूल तत्व भी बताए हैं जिनमें उन्होंने दिशात्मक योग्यता, डायरेक्शनल एबिलिटी, तर्क योग्यता, लॉजिकल एबिलिटी, भाषण योग्यता, लेक्चर एबिलिटी, आंकिक योग्यता, स्कोर एबिलिटी, स्मरण शक्ति, रिमेम्बरिंग पावर व शाब्दिक योग्यता का प्रयोग किया है। अब देखिए इसके बाद थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो थर्स्टन ने दिया है। ठीक है। इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। प्रारंभिक मानसिक योग्यता का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है और इन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग करता है। मानसिक क्रियाओं के कई समूह होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। थर्स्टन तथा उनके साथियों ने ऐसे तत्वों का उल्लेख किया है जो कि इस प्रकार है। पहला है मौखिक तत्व, दूसरा है
स्थान संबंधी तत्व, तीसरा है अंक संबंधी तत्व, चौथा है स्मृति तत्व, पांचवा है शाब्दिक प्रवाह संबंधी तत्व, छठवां है निगमन तत्व, सातवां है आगमन तर्क तत्व, आठवां है प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व, नौवां है समस्या समाधान योग्यता संबंधी तत्व, और फिर है इसमें लास्ट में आप देखिए इन सभी को जोड़ करके यहाँ पर देखिए ये बनाया गया है। ठीक है, इन सभी को जोड़ करके जो 10वां फैक्टर है यहाँ पर आप देखिए बी फैक्टर है यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए स्पेटियल फैक्टर है, फिर न्यूमेरिकल फैक्टर है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए मेमोरी फैक्टर है, उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर है, फिर इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर है। ठीक है, सबको जोड़ करके ये लास्ट वाला बनता है। तो समूह तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह सामान्य तत्व की धारणा का खंडन करता है। शीघ्र ही थर्स्टन को अपनी इस त्रुटि का अनुभव हो गया और उन्होंने समूह तत्व के अतिरिक्त एक सामान्य तत्व को भी ढूंढ निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आज आप लोगों ने बुद्धि, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि की परिभाषाएं और बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बुद्धि। ठीक है, तो यूपी टेट, सुपर टेट और आपके सीटेट एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए कांटेक्ट नंबर दिया हुआ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमसे कांटेक्ट नहीं किया या अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए या किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का सुझाव हम दें या किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।